वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक का वायु में प्रकाश चाल तथा द्रव में प्रकाश की चाल से संबंधित व्यंजक लिखिए और द्रव में स्थित किसी वस्तु के आभासी गहराई का सूत्र लिखिए। इसमें देखिए दो क्वेश्चन एक साथ मिला करके दिया है। हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे पहले का हम जो, क्योंकि इसमें केवल हमें पहले का संबंधित सूत्र लिखना है, व्यंजक लिखना है। किसका लिखना है? जो है वायु के सापेक्ष किसी द्रव के अपवर्तनांक का वायु में प्रकाश की चाल तथा जो है द्रव में प्रकाश की चाल का सूत्र लिखना है। स्नेल का नियम आपको पता होगा, उसी के अंतर्गत इसका फार्मूला आता है। हम लिखेंगे n वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? वायु में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है c, और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम व्यक्त करते हैं v से। तो क्या हो जाएगा हमारा? यह फार्मूला हमारा हो गया। यार इतना ही हमें इसमें केवल इसका व्यंजक लिखना था। दूसरा इसमें क्या कह रहा है कि द्रव में स्थित किसी वस्तु के आभासी गहराई के सूत्र का जो है निगमन कीजिए। देखिए हमने एक यहाँ पात्र बनाया है, इसमें द्रव जो है पूरा इसमें भरा हुआ है। हम मानते हैं कि इस द्रव के तली में जो द्रव जिसमें रखा हुआ इस पात्र की जो है टोटल हाइट कितनी है? h है। सपोज करिए कि इसकी टोटल जो हाइट है वो क्या है? कैपिटल h है। और इसके तली में यहाँ पर जो है कोई ऐसी एक वस्तु है जो रखी गई है, ठीक है। तो इस वस्तु से इसके ऊपर एक प्रकाश की किरण जाएगी ऐसे, ठीक है। तो अब यह है माध्यम कौन सा? वायु जो है जल, और जल से प्रकाश कहाँ जा रहा है? जल से प्रकाश हम छोटा सा तल बना दे रहे हैं। जल से कहाँ जा रहा है? वायु में जा रहा है प्रकाश। जल से कहाँ जा रहा है? वायु में प्रकाश जा रहा है। तो यानी कि सघन से विरल माध्यम में प्रकाश जा रहा है। यहाँ एक अभिलंब खींचा जाएगा। इसका अभिलंब जब खींचेंगे हम तो क्या होगा? अब यहाँ बनेगा हमारा कोण कौन सा? आपतन कोण I। और प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो क्या होगा? कुछ अपने मार्ग से हट जाएगा। विलंब से क्या हो जाएगा? कुछ दूर हट कर के जाएगा, अर्थात हम उसको कह सकते हैं। और उसके बाद देखिए एक और क्या करेंगे, किरण को हम सीधा जो है यहाँ से ऊपर की तरफ भेजेंगे। तो अब इसकी आभासी जो प्रतिबिंब होगा वह कहाँ बनेगा? यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब, अब देखिए ये हमारा I बना, ये टोटल क्या बनेगा? R, ठीक है। और ये तब ए भी R बनेगा, तो ए भी क्या होगा हमारा? संगत कोण के अंतर्गत जो है ए भी बनेगा हमारा R, ठीक है। अब देखिए जब यह I बन गया तो यह वाला कोण भी क्या बनेगा? I बनेगा। किससे? तो एकांतर कोण से। तो हम क्या लिखते हैं? पहले हम लिखेंगे जो है स्नेल के नियमानुसार। क्या लिखेंगे? स्नेल का नियम होता है हमारा जो है n sin I/sin R, ठीक है। और एक और फार्मूला हम जानते हैं, अगर मान लीजिए 1n2 इक्वल हो, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो उसी तरह से एक और सूत्र होता है 1n2 = n2/n1। अगर दोनों को हम एक साथ लिखना चाहें तो लिख देंगे n2/n1 बराबर sin I/sin R। n1/n2 यानी कि दूसरे माध्यम का है, और n1 का मतलब जो है पहले माध्यम है। तो अगर मान लेते हैं पहला माध्यम क्या है? जो है जल है, दूसरा माध्यम वायु है। तो वायु का हम अपवर्तनांक होता है 1, और पहले माध्यम का मान लिए n, तो इक्वल टू हो गया sin I/sin R, या n इक्वल टू हो जाएगा sin R/sin I। यह देखिए हमने क्या किया, अब यह जो है इस व्यंजक को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमको क्या करना है? हमको sin I और sin R का मान निकाल लेना है। हमको क्या करना है? sin I और sin R का नाम जो है मान निकाल लेना है। तो मान लेते हैं वस्तु कहाँ है? ऑब्जेक्ट है O पर, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया, इमेज I। इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कि स्मॉल h हो। इसकी ऊंचाई कितनी हो? स्मॉल h हो, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे, और यह बिंदु जो हो मान लेते हैं कि यह O है, इसको मान लेते हैं बिंदु A, और इसको मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु जो है उसको मान लेते हैं C। तो हम मान लेते हैं कि कहेंगे त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में, यहाँ हम लिख देते हैं त्रिभुज AOC में, त्रिभुज कितने में? AOC। देखिए ध्यान से देखिएगा, AOC या OAC बात एक है, त्रिभुज कोई भी ले सकते हैं। में हम देखेंगे यह I है, तो हम लिख लेंगे, अब यह आधार हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा इसके लिए। तो हम कहेंगे sin I =
साइन आई इक्वल टू क्या होता है, हमारा एक फार्मूला होता है यल ए एल बटे के ए, तो लंब बटे कण, तो लंब क्या है हमारा ए सी है, साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी बटे कण क्या है हमारा, कण है ए ओ, ए सी अपान ए ओ, ठीक है, ए सी अपान क्या ए ओ। उसी प्रकार हम लिखेंगे फिर से कि त्रिभुज ए आई सी में, त्रिभुज ए आई सी में, तो क्या हो जाएगा उसमें हमारा कौन सा बन रहा है, आर बन रहा है, लिखेंगे साइन आर बराबर, इसमें भी होगा क्या हमारा लंब बटे कण, क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे कण, तो लंब क्या हो जाएगा हमारा ए सी और कण क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा ए आई। मतलब हमें क्या पता लग गया, हमारा जो है साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ ध्यान से देखना है यह कि हम जो है ए सी और ए आई को हम थोड़ा सा अगर विस्तार कर लेते हैं, यही डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, विस्तार करेंगे तो हमारा ए सी से ए सी हमारा विस्तार करने पर कट जाएगा। आप कहेंगे समीकरण 1 में साइन आई और साइन आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में साइन आई व साइन आर का मान रखने पर, जब साइन आई और साइन आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा, साइन आर का मान क्या है, आप देखिए साइन आर अपान साइन आई है, साइन आर का मान क्या है, साइन आर का मान है ए सी अपान ए आई, अब पूरे का बटा साइन आई का मान क्या है ए सी अपान ए ओ, ए सी अपान ए ओ, तो यह बन जाएगा हमारा क्या ए सी अपान ए आई गुणे ए ओ चला जाएगा ऊपर बटे ए सी रह जाएगा हमारा नीचे, ए सी, इससे क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा, तो हमारा फार्मूला यहाँ क्या आ जाएगा ए ओ अपान ए आई, ए ओ अपान ए आई किसके बराबर आ गया, ए एन के बराबर। अब ध्यान दीजिए, अब हम कहें कि यह जो पात्र है वो क्या हो, बहुत छोटा हो, हम कह दें कि ए सी के यानी कि ए ओ जो है हमारा ए ओ यानी कि ए और सी बहुत क्या हो, पास में हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण आई यानी जो थीटा है यहाँ आई और आर क्या हो, बहुत छोटे हो, कोण यहाँ लिख सकते हैं हम कि कोण आई व आर बहुत छोटे हों, तब आई और आर बहुत छोटे होंगे तो सब कुछ करिए कि हमारा क्या होगा, ए आ जाएगा सी पर, और ए जब सी पे आ जाएगा तो हमारा मान क्या हो जाएगा ए आई और ए ओ किसके बराबर हो जाएगा, ए देखो यहाँ क्या हो जाएगा, कर है आई और ये आर दोनों क्या है बहुत अल्प हो जाए, तो पहले एक के बारे में समझ लीजिए, यह कोण बहुत छोटा हो जाएगा, तो यानी कि ए और सी क्या हो जाएंगे एक ही बिंदु पे, कोण आई और आर बहुत छोटे हों तब ए को यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा, तब ए को सी पर माना जा सकता है, ए को सी पर माना जा सकता है। जब ए को सी पर मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओ जो है अब ए आ गया सी पर तो सी ओ भी हो सकता है, तब क्या हो जाएगा, तब हम लिख सकते हैं कि ए ओ बराबर ए सी, और ए सी बराबर क्या हो गया हमारा ए सी नहीं ओ सी, सॉरी क्या हो जाएगा, ए जब यहाँ पे आएगा तो ए सी के बिंदु पे आएगा तो सी ओ हो जाएगा, सी ओ, और सी ओ पूरी लंबाई कितनी है, कैपिटल एच, ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो है ए सी पे आ गया तो ए आई बराबर हो जाएगा जो है सी आई, और सी आई का मान कितना है स्मॉल एच। अगर इस मान को हम यहाँ रखते हैं, इस मान को हम यहाँ पर रखते हैं n इक्वल टू, तो n इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या कैपिटल H अपान स्मॉल h, या इसी को हम लिख सकते हैं n इक्वल टू, h को लिख सकते हैं क्या h वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई का मतलब वस्तु वास्तव में वही रखी थी, तो लिख सकते हैं इसको वास्तविक गहराई बटे स्मॉल एच क्या है आभासी गहराई, यानी वस्तु को जब हम क्या करेंगे रखेंगे और पानी के अंदर से किसी बर्तन में रख करके किसी वस्तु को देखेंगे तो वह काल्पनिक, वह उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या हो जाएगा काल्पनिक, या हम कह सकते हैं आभासी गहराई,
आभासी गहराई, और हमको यही प्रूफ करना था। समझ सकते हैं।